अम्मा, मैंने लड़के वालों से बात की थी। वो लोग बहुत सारा दान दहेज मांग रहे हैं। अब इतना सारा दान दहेज देना हमारे औकात में कहाँ है माँ। लेकिन अगर आप कहो तो मैं इंतजाम करता हूँ किसी तरह। बाकी घर परिवार तो ठीक ही लग रहा था मुझे, बाकी सब ठीक ही है। बस उनको 5 लाख रुपए तिलक में चढ़ाने हैं और एक कार देनी है, बारातियों का सारा खर्चा उठाना है, और जो है फ्रिज कूलर और घर का जो सामान होता है वो सब देना है। और इसके अलावा उनको, बड़े भाई को, एक बाइक भी देनी है। बस इतना ही उन्होंने बताया है। कहा है इतना दान दहेज दे दूं तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। अब आप जैसे कहो माँ, मैं वैसे ही करूं। नहीं बेटा, तुम्हें वहाँ पे बात नहीं करनी है। अच्छा किया जो तुमने मुझे सच सच सब बात बता दी। मुझे ऐसे घर से रिश्ता नहीं जोड़ना जो लोग दान दहेज लेना और देना चाहते हो। मैं दान दहेज लेने और देने के खिलाफ थी। तुम्हारे बाबूजी ने कहा था कि तुम दोनों की शादी में ऐसे ही करो, ना तुम्हारी शादी में कोई दान दहेज लूं और ना ही अपनी बेटी की शादी में कोई दान दहेज दूं। और मैं उनकी इच्छा का अनादर नहीं करूंगी। उन्होंने जैसा कहा है ना, मैं वैसे ही तुम दोनों की शादी करूंगी। ना मैं तेरी शादी में 1 रुपया लूंगी और ना ही अपनी बेटी की शादी में कुछ दूंगी। ठीक है माँ, फिर मैं कोई दूसरा रिश्ता देखता हूँ। आगे जैसे आपको ठीक लगे फिर आप बताना। मुझे भी कोई आपकी पसंद पे एतराज नहीं है। आप जिसको समझना उससे मेरी शादी करना, और जिसको आपको ठीक लगे रोशनी के लिए उसको पसंद करना। जैसी आपकी इच्छा हो माँ। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी ऐसी जगह शादी नहीं करूंगी जहाँ मुझे पैसा लेकर जाना पड़े, जहाँ मुझसे ज्यादा औकात रुपए पैसे दान दहेज की हो, जिन्हें बहू नहीं अपने घर में नोट चाहिए हो। मैं ऐसी जगह शादी नहीं करूंगी माँ, बिल्कुल भी नहीं। देखो बहन, ज्यादा इमोशनल मत हो। अब क्या ही कर सकते हैं। माँ पापा का एक्सीडेंट में मर जाना ये अचानक ही हुआ। हम सब ने सोचा थोड़े था पहले से, ये कोई प्लानिंग थोड़ी थी। लेकिन देख, अब हो ही गया है। तो जैसे उन्होंने वसीयत बनवाई है, आधा सब कुछ तेरा है आधा सब कुछ मेरा है। लेकिन मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता। मुझे अब बड़े शहर जाकर रहना है। तेरी भाभी वहीं पर है, मैं भी उसी शहर में जाकर रहूंगा तेरी भाभी के पास। और तू चलना चाहे तो तू चल सकती है मेरे साथ। ये सब घर बेच दे, पूरा कह तो रहा हूँ, और चल मेरे साथ। तू ही जिद ठान के बैठी है। अगर तुझे यहाँ रहना है तो ठीक है, मेरा हिस्सा तो बिकवा दे और उसका पैसा मुझे दिला दे। आधा घर मैं बेचने को तैयार हूँ, और मेरा हिस्सा पैसा मुझे मिल जाए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तू रहे आधे में। भैया, ये घर माँ पापा की आखिरी निशानी है। मैं इसे बेचूंगी नहीं। आप आधा हिस्सा बेचना चाहते हो ना, आधे हिस्से का जो भी दाम आप लगाओगे वो पैसा मैं देने को तैयार हूँ। और मैं आपको वो पैसे दे दूंगी। आप अपना हिस्सा अपना पैसा लेकर आप जाओ। ये घर पूरा मेरे नाम कर दो। ठीक है, जो तेरी मर्जी। मुझे तो मेरा हिस्सा पैसा मिल रहा है, मुझे बस और किसी चीज से मतलब नहीं। बाकी तू अगर यहाँ रहना चाहती है तो रह। पता नहीं क्या तुझे माँ पापा का याद में ये घर बनाना है। तू बहुत इमोशनल है बहन। ऐसा नहीं हुआ जाता। इतना रुपया पैसा है तेरे पास, यहाँ सब बेच बाच के जा किसी बड़े शहर में अच्छी जिंदगी बिता। पर नहीं, तुझे माँ पापा की याद के साथ सहारे जीना है। क्या ही कर सकता हूँ। पर मैं यहाँ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तो अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। अब ठीक है, मुझे मेरा हिस्सा मिल ही जा रहा है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तू चाहे बेच चाहे रख। ठीक है भैया, मुझे यही सही लग रहा है। मैं ऐसा ही करूंगी। मैं अपना घर किसी को नहीं बेचूंगी। मैं इस घर में माँ पापा की याद को जिंदा रखूंगी। मैं इस घर को आबाद रखूंगी। मैं इसे बिकने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। अरे ये तो पंकज है जो हमारे कॉलेज में पढ़ता था। कितना अच्छा लड़का था। हर किसी की मदद करता था, बिना वो भी मदद मांगे भी लोगों की मदद कर देता था। अरे ये तो शिवानी है। आज भी वैसे की वैसी है जैसे पहले मिली थी। हाय शिवानी, कैसी हो? मुझे पहचाना तुमने? मैं पंकज, तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता था ना। याद है ना, बैक बेंचर। मैं पीछे बैठता था, तुम आगे बैठती थी। ओ हाय पंकज, मुझे सब याद है। मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। और बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, सब ठीक चल रहा है। घर में एक माँ है, बहन है। बस पापा अभी कुछ समय हुआ गुजर गए। बाकी सब ठीक ही है। तुम बताओ। मेरे भी माँ पापा नहीं रहे। अब मैं अकेली हूँ। भैया यहाँ से सब कुछ बेच बाच कर दूसरे शहर चले गए। बड़े शहर, वहाँ जाकर वो भाभी के साथ रहते हैं। मेरा तो अपना अब कोई नहीं है। अरे ऐसा क्यों कहती हो? तुम अकेली क्यों हो? मैं और मेरा परिवार हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अकेली बिल्कुल नहीं हो। अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो।
और अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ हो सकते हैं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। कॉलेज के ज़माने से तुम्हें प्रपोज करना चाहता था पर कर नहीं पाया। आज बहुत हिम्मत करके कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? और अब तो हमारी शादी में कोई बाधा भी नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने पहले ही कहा था कि वो एक गरीब घर की लड़की से शादी करेंगी, वो भी बिना दान दहेज लिए। और तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अरे ऐसा क्यों क्या कहती हो? सच में? मैं और मुझे मेरा भी तुम परिवार बहुत तुम्हारे पसंद हो। साथ है। मैं हम भी तुम्हें तुमसे अकेला शादी थोड़ी छोड़ करना देंगे। चाहती हूँ। क्या जैसे वाकई में तुम तुम्हारी माँ मेरी मुझसे दोस्त शादी हो ना, करने के लिए तैयार तुम होगी? मेरी दोस्त हुई तो तो ये मेरी बहुत ही दोस्त का अच्छी बात होगी। मतलब मेरा परिवार इससे ज्यादा तुम्हारा खुशी की परिवार बात हुआ। मेरे लिए और कोई मेरी नहीं माँ हो बहुत सकती। अच्छी है, मुझे वो एक तुमसे अच्छा बहुत खासा प्यार परिवार करेंगी। मिल रहा है। मेरे माँ पापा के जाने के बाद भैया भी चले गए, मेरा परिवार खत्म हो गया था। तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा परिवार मिल जाएगा। आओ बहू, तुम्हारा इंतजार हम सब कितने समय से कर रहे थे। मैं तो शुरू से चाहती थी कि मेरे बेटे को अच्छी गुणवान लड़की मिले, इसीलिए तो मैंने कहा था कि किसी गरीब घर से लड़की लाऊंगी जो गुणवान होगी। मुझे रुपए पैसे की कोई चाह नहीं, मैं अपने बेटे की शादी भी ऐसे करूंगी कि 1 रुपया ना लूं, और अपनी बेटी को भी ऐसे ही भेजूंगी कि 1 रुपया ना दूं। आओ बेटी, यहाँ आओ, मेरे गले लग जाओ, आओ। बेटा तुम बिल्कुल भी इस घर को पराया मत समझना, ये घर तुम्हारा ही है। और मुझे अपनी माँ जैसी ही समझना, मैं तुम्हें बिल्कुल माँ जैसा प्यार करूंगी, अपनी बेटी समझूंगी मैं। जैसे मेरे लिए रोशनी वैसे ही तुम मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो बेटा। मैं अभी तेरे लिए कमरा ठीक करती हूँ जिसमें तू अपना सामान वामान रख सके, आराम से रह सके। बेटा मेरा घर छोटा जरूर है पर हमारे दिलों में बड़ी जगह है, इसीलिए मैं चाहती थी कि छोटे घर की लड़की आए जिससे वो हमारे घर में एडजस्ट कर पाए। वरना बड़े घर की कोई नक्चड़ी आती तो उससे छोटी छोटी बातों में मेरे घर में कमियां दिखती, मेरे बेटे में कमी दिखती। अब तू आ गई है ना, बाकी सब तू संभाल लेना, लेकिन आज तेरा कमरा हम ठीक कर देते हैं जिससे तू आराम कर सके। ओह थैंक यू। तुम्हारी वजह से मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी माँ मिली मुझे, इतनी अच्छी बहन जैसी नंद मिली मुझे। थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ पापा के जाने के बाद मुझे कभी परिवार का सुख मिलेगा, या कोई ऐसा मुझे मिलेगा जो मुझे इतना समझेगा। आज मेरे जीवन की सारी अच्छाइयाँ मुझे मिल गई, जितना मैं सोच सकती थी उतना सब कुछ मुझे मिल गया। बहुत बहुत थैंक यू तुम्हारा। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है शिवानी? चलो फिर ठीक है, तुम अपना कमरा उमरा देखो जाकर। मैं बाहर से कुछ सामान लेकर आता हूँ। घर में सब्जी उब्जी नहीं है ना, तो सब्जी उब्जी लेकर आता हूँ जिससे खाना वाना बने और हम सब खाएं पिएं खुश रहें। अभी आता हूँ, ठीक है? तब तक तुम आराम करो। सब चले गए, अब मुझे जल्दी से अपने ऑफिस में फ़ोन कर लेना चाहिए। कैसे कहूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है इन सबको धोखा देते हुए, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। अगर मैं सबको बता दूंगी कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तीन तीन बड़े ऑफिस की मैं इकलौती मालकिन हूँ, तो ये लोग मुझसे कभी शादी न करते और इतना अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से चला जाता। पंकज जैसा लड़का मुझे कभी न मिलता और इतना अच्छा परिवार भी मुझे न मिलता। इसलिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये झूठ बोलते हुए, पर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। हेलो हेलो, हाँ विशाल जी, सब ठीक ठाक चल रहा है काम ना? मैं कल आऊँगी देखने। हाँ हाँ ठीक है, और जो मेरी मीटिंग सेट है वो उसी टाइम पे होंगी, मैं सारी मीटिंग अटेंड करूँगी। जी बिल्कुल, जी जी ठीक है, धन्यवाद। मैडम, आप सारी मीटिंग ऐसे अटेंड करोगी तो आप बीमार हो जाओगी, और आपको अब घर परिवार भी देखना है, तो बहुत मुश्किल हो रही है आपके लिए। आप एक बार अपनी सास से बात करके देखो, अगर वो सब कुछ सपोर्ट करें आपको तो ठीक रहेगा ना। मैं भी उन सबको धोखा नहीं देना चाहती विशाल जी, पर क्या करूँ, मैं जब तक ऐसे चल रहा है तब तक सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बस आप एक काम करिएगा, मेरे ऑफिस का कोई भी मैटर मेरे घर तक नहीं पहुंचना चाहिए। मैं फ़ोन से सब कुछ हैंडल करूंगी, ईमेल से सब कुछ देख लूंगी, और मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर ऑफिस आती जाती रहूंगी। यहाँ का कोई काम काज अधूरा नहीं छूटेगा। मेरे पापा का बिजनेस कभी भी खराब नहीं होने दूंगी, मैं सब संभालूंगी मैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा विशाल जी, मैं सब देखे रहूंगी। घर से बोल के निकली थी कि मैं एक छोटी नौकरी कर ले रही हूँ, और वहाँ आने जाने में मुझे ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, थोड़ा कम पैसा मिलेगा, लेकिन घर वाले कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी नौकरी करने की। अब चलती हूँ जल्दी से, मीटिंग अटेंड करने के लिए इतनी महंगी ड्रेस पहनी थी,
अब वहाँ जब मीटिंग में छोटे और वैसे खराब कपड़े तो पहन के जा नहीं सकती, साड़ी वाड़ी, तो इसलिए अच्छे कपड़े पहन के गई थी। लेकिन अब जल्दी जल्दी चलती हूँ, घर पे नहीं चेंज कर लेती हूँ, इससे पहले कोई देखे ना मुझे। अरे रोशनी, तुम और ये इतनी महंगी ड्रेस वेस्टर्न तुम कहाँ से पहन कर, क्या हुआ तुम ऐसे कैसे, क्या पहना है तुमने और इतनी महंगी ड्रेस तुम्हें कैसे मिली? और तुम इधर से कहाँ से आ रही हो? इधर कौन सा ऑफिस है तुम्हारा? हे भगवान, इन्होंने तो मुझे देख लिया। अब मैं क्या बोलूँ? मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा, वरना आज तो मेरी पोल खुली। समझो, हे भगवान, मेरी मदद करना। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा स्वार्थी हो गई हूँ अपने परिवार के सुख पाने में। मुझे माफ़ करना भगवान, आज मुझे बचा लेना प्लीज़ भगवान। वो 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 बात ऐसी है जी कि वो आज हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था ना, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, तो सारे टीचर्स ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। ये तो मेरे फ्रेंड का कपड़ा है, मैं उससे मांग कर पहन के नहीं गई थी। मैंने सोचा कि एक अच्छा फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है तो कुछ अच्छा पहनना ही पड़ेगा। तो उसने मुझे इंसिस्ट किया, ज़बरदस्ती की उसने मेरे साथ कि तुम ये ड्रेस पहनो, और तो मैं पहन ली। इसीलिए अच्छी लग रही हूँ ना मैं? आपको कैसी लगी? वाकई में बहुत सुंदर लग रही हो। चलो कोई बात नहीं। वही मैं सोचूं, इतनी महंगी ड्रेस खरीदने की हमारी औकात हैसियत नहीं है ना, इसीलिए मुझे थोड़ा वो हो गया। बाकी अच्छी तो लग रही हो तुम। तुम्हें ऐसे कपड़े पसंद नहीं होंगे ना, क्योंकि ऐसे कपड़े तो बहुत महंगे मिलते हैं और मैंने जानता हूँ मैं कि हम जैसे लोग ये सब कपड़े नहीं पहन सकते हैं। चलो अच्छा, घर चलते हैं, देर हो रही है। माँ, मुझे फिर एक रिश्ता मिला है और लड़का मेरे दोस्त का छोटा भाई है, पर उनकी भी एक डिमांड है कि उन्हें एक कार चाहिए। अब मैं क्या करूँ माँ? जहाँ भी जाता हूँ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डिमांड सब कर ही देते हैं। अब उसको भी ये है कि ये कह रहा था कि कार चाहिए ही चाहिए। उस जो है क्या कहते हैं, बैठ के जाने आने में कहीं दिक्कत होती है उन लोग को, तो उन्हें कार चाहिए ही चाहिए। और चाहे कुछ ना दो कह रहे थे, लेकिन कार तो चाहिए ही। अरे कार चाहिए तो दे दीजिए ना, एक कार की ही तो बात है। अरे पागल हो गई हो क्या? एक कार कहीं क्या 2-3 रुपए की मिलती है जो दे दूं? और ऐसे कैसे कर रही हो? मैं अपनी बहन की शादी में दहेज दूं? तुम मुझे दहेज देने के लिए कर रही हो? जानती हो ना, दहेज देना और लेना दोनों कानूनन जुर्म है, और तुम इसको बढ़ावा दे रही हो। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, तो मैं उसी से एक कार खरीद कर अपनी नंद को गिफ्ट करना चाहती हूँ उसकी शादी पर। और आप ही तो कह रहे थे कि लड़का आपके क्या कहते हैं, दोस्त का छोटा भाई है, तो मतलब परिवार ठीक ठाक है ना? आपको क्या लगता है, क्या वो लोग दहेज लोभी हैं? जब उन लोग को एक कार के अलावा कुछ नहीं चाहिए तो जरूरी कोई विशेष परेशानी होगी ना, इसीलिए मांग रहे होंगे। नहीं भाभी, मैं ऐसी जगह शादी नहीं करूंगी जहां मुझे दहेज लेकर जाना पड़े। जिन लोगों को जरा भी रुपए पैसे की लालच होगी, मैं वहां बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। भैया का ही एक दोस्त है जो मुझसे बिना किसी दान दहेज की शादी करने के लिए तैयार है। उसने मम्मी को फ़ोन किया था, मम्मी उसी के बारे में भैया को बताना चाह रही थी, और मैं उसी के साथ शादी करूंगी, क्योंकि वहां पर मुझसे 1 रुपया भी वो लोग नहीं मांग रहे हैं। हाँ बेटा, वो तेरा दोस्त है ना, जो बम्बई में रहता है? ओ, वही तेरा दोस्त। उसका फोन आया था और वो कह रहा था कि वो रोशनी से शादी करने के लिए तैयार है, और उसको बदले में 1 रुपया भी नहीं चाहिए, उसे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि तू उसी से अपनी रोशनी की बात आगे बढ़ा और उसी के साथ इसकी शादी कर। और बहू भी सही कह रही है, अगर वो उसे कार गिफ्ट करना चाहती है तो अपनी नंद के तौर पे गिफ्ट करने दे, तेरा क्या जा रहा है? वो कोई दान दहेज देने की बात नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपने नंद को गिफ्ट करना चाह रही है। हाँ ठीक है, लेकिन जहाँ तू कह रहा है तेरी बात भी सही है कि जो लोग मांग रहे हैं हम उनके यहाँ अपनी बेटी नहीं देंगे। बाकी अगर कोई नहीं मांग रहा है और तब भी मेरी बहू उसे एज ए गिफ्ट देना चाहती है, मतलब जैसे कि तोहफे के तौर पे देना चाह रही है, तो दे देंगे। क्या होता है इसमें? वो अपनी ननद को दे रही है ना, उस लड़के को थोड़ा दे रही है। ये कार वो अपने नंद के नाम पे खरीदेगी। वो मुझसे इस सब बारे में बात कर चुकी है, तो परेशान मत हो बेटा, हमने पहले ही बात कर ली है। और तेरी बात भी सही है, मैं तेरी बात भी मानती हूँ। हम उस लड़के से उसकी शादी नहीं करेंगे जो दान दहेज मांग रहा हो, जो कार मांग रहा हो। मैं तो इसकी शादी उससे कर रही हूँ जो 1 रुपया नहीं मांग रहा है। हाँ, बदले में जैसे लोग घर का सामान देते हैं, वैसे ही मेरी बहू अपनी नंद को कार देना चाहती है, ये उसकी इच्छा है। इसके लिए उसने पैसे भी जमा किए हैं, तो दे लेने देना। चलो, सब काम तो हो गया ठीक से, लेकिन मुझे तब पर भी
मम्मी जी की बात पर विश्वास तो है, लेकिन उनके दोस्त पर भी है, लेकिन अपनी नंद की शादी उससे करने से पहले मुझे पता करना होगा कि वहाँ सब ठीक है ना, वो लोग ठीक है ना। मैं अभी विशाल जी से कहती हूँ कि वो उस लड़के के घर का पता लगाए और उसके घर वालों के बारे में पता करे कि सब कुछ ठीक है ना। वो लोग तो दहेज के लोग ही नहीं हैं। जी मैम, आप जैसा कह रही हैं वैसा हो जाएगा। बस आप उस लड़के का नाम और एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए, बाकी सब पता करके मैं आपको बता दूंगा। जी जी, आपकी नंद के विषय में मैं बिल्कुल सजग रहूंगा, बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें मैम। ओ भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी वजह से मैं आज अपनी कार से अपने घर जा पा रही हूँ। भाभी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने मेरे लिए इतना सोचा, आपने ये कार मुझे दी, आपने मुझे उसकी ड्राइविंग करना सिखाया, मुझे चलाना सिखाया। थैंक यू भाभी, आपने मुझे आत्मनिर्भर बनना सिखाया। आपने मुझे सिखाया कि किस तरीके से मैं खुद अपने काम खुद से कर सकती हूँ। थैंक यू भाभी, आपने मेरे अंदर आत्मविश्वास जगाया। आप जैसी भाभी हो तो नंद कभी दुखी नहीं हो सकती। अच्छा बहू, तो तू चोरी चोरी ड्राइविंग स्कूल ले जाती थी मेरी बेटी को और रोज बाजार घुमाने के बहाने से कार चलाना सिखा रही थी, हाँ? और क्या क्या सिखा दिया तूने मेरी बेटी को, हाँ? मम्मी जी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया उन्हें, बस उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया कि किसी के ना रहने पर भी वो अपना काम खुद कर सकें। और ये कार मैं उन्हें खुद गिफ्ट कर रही थी और मैं चाहती थी कि इसकी मालकिन वो बने, ना कि वो लड़का जिससे वो शादी करें। अब वो ये कार उनकी खुद की है और ये कार वो खुद चलाएंगी और खुद ड्राइव करेंगी और उनको आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा और वो हमेशा खुश रहेंगी। मैं ये चाहती थी कि वो भी चलाना जाने कार, इसीलिए मैं उन्हें चोरी चोरी से कार सिखाने ले जाती थी। कार सिखाने वाले स्कूल में उनका नाम लिखवाया था। तो बहुत अच्छी है बहू, पर इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, तो कार नाम भी देती ना, तब भी काम चलता। और ये तो तेरी दिली ख्वाहिश थी, पता नहीं क्या तेरे दिमाग में था, तो मैंने भी तुझे तेरे मन की कर लेने दी कि ठीक है, अगर तू चाहती ही है अपनी नंद को कार देना तो ठीक है, तो दे दे। वैसे मेरी बेटी भी ना बचपन से कार चलाने की बहुत शौकीन थी, उसे बड़ा शौक था कि वो कार चलाए, इसीलिए मुझे भी लगा कि अगर तू देना चाहती है तो ये नंद और भाभी के बीच की बात है, मैं क्या करने उसमें परेशान हूँ। अरे मम्मी जी, क्या हुआ आपको? मम्मी जी, मम्मी जी, आप अचानक बेहोश कैसे हो गई? क्या हुआ आपको? अरे माँ, उठो ना माँ, क्या हुआ आपको? अरे माँ, क्या हुआ बताओ ना। अरे माँ, उठो ना, बोलो ना कुछ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी अम्मा जी को? बताइए ना मेरी मम्मी जी को क्या हुआ? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? क्या हुआ उन्हें? उनकी तबीयत अचानक कैसे कैसे खराब हो गई? वो अचानक से गिर गई और बेहोश हो गई। बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इन्हें? अरे जहाँ तक मैं इनकी जांच करा कर रिपोर्ट देख कर आ रहा हूँ ना, तो उस हिसाब से इनकी किडनी फेलियर हो गई है और इसी वजह से इनको ऐसा हुआ। अगर आप चाहते हो कि ये जल्दी ठीक हो जाए तो जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन कराना होगा और उसमें इनकी नई किडनी लगाई जाएगी। और ऑपरेशन का खर्चा लगभग 35 लाख रुपए आएगा। 35 लाख रुपए आप लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जमा कराओ और इनका इलाज शुरू करवाओ, नहीं तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, बहुत देर हो जाएगी फिर। क्या क्या डॉक्टर साहब, 35 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है, कैसे होगा? वो सब आप लोग देख लो, जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पैसे जमा कराओ, नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बाकी आपको बता दिया है। अब क्या होगा? 35 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? मेरी मम्मी, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। माँ। आप रोइए नहीं। अपने माँ बाप को खोने का दुख क्या होता है वो मैं जानती हूँ, पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये दुख मैं आपको बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मेरे पास 35 लाख रुपए हैं। हम मम्मी जी का आज ही ऑपरेशन करवाएंगे। मैं अभी लेकर आती हूँ पैसे, मैं अभी जमा करवाती हूँ। क्या? 35 लाख रुपए? कोई 35 रुपए की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कहाँ से आए तुम्हारे पास? हाँ, तुम क्या छिपा रही हो मुझसे? सब सच सच बताओ मुझे। तुम जरूर कुछ ना कुछ छिपा रही हो। इतनी महंगी कार तुमने मेरी बहन को गिफ्ट की, इतनी धूमधाम से उसकी शादी करवाई, तुम क्या छिपा रही हो मुझसे? बताओ मुझे। तुम जरूर कुछ छिपा रही हो ना। ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं? बताओ मुझे। आज तुम सब सच सच बताओ मुझे। माँ, अब आप बिल्कुल ठीक हो। 1 महीने तक इसने आपकी बहुत सेवा की, आपका इलाज भी इसी ने करवाया, इसने आपके ऑपरेशन के पैसे दिए थे।
और माँ ये आपको कुछ बताना भी चाहती है। ये बहुत दिन से बहुत परेशान थी, पर मैंने ही इसे 1 महीने तक रोक रखा था। मैंने इससे कहा था कि जब आप पूरी तरह ठीक हो जाओगी तभी ये आपको अपनी सच्चाई बताए। माँ ये आपसे कुछ कहना चाहती है, आप एक बार इसकी बात सुन लो। और मैं ये कहूँगा कि आप धैर्य से सुनना, बिना गुस्सा किए। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये छिपाना नहीं चाहती थी, पर मैं क्या करूं? मेरे कोई परिवार नहीं था और अच्छे परिवार की लालच में जब मैं आप लोगों से मिली ना, तो मैं एक पल के लिए भी आप लोग को खोना नहीं चाहती थी। और मुझे लगा कि यदि मैं अपनी सच्चाई आप लोगों को बता दूंगी तो आप लोग मुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास इतना सारा धन दौलत रुपए पैसा है। हाँ माँ जी, मेरे मम्मी पापा बहुत अमीर लोग थे और उन्होंने अपने मरने के बाद अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे और आधी मेरे भाई के नाम कर दी। मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे गया और अपनी प्रॉपर्टी भी मुझसे बेचकर अपना बड़े शहर में रहने चला गया। तो अब माँ पापा का जो ऑफिस है और जो उस आधे हिस्से की मालकिन मैं अभी भी हूँ, और वो घर, उस घर की भी मालकिन मैं ही हूँ। तो सारा बिजनेस और घर सब मेरे हिस्से में है माँ, और मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ऐसे कह देती कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं तो आप लोग मुझसे शादी करने के लिए तैयार न होते, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा माँ। मैं परिवार के लालच में आ गई थी, मैं स्वार्थी हो गई थी। माँ पापा के जाने के बाद मेरा कोई परिवार नहीं रह गया था, और जब मैं आपके घर पे आपसे मिलने आई, आपने इतने प्यार से मुझे बेटी बेटी कहा ना, तो मैं फिर लालच में आ गई, मैं स्वार्थी हो गई और इसीलिए मैंने झूठ बोला। माँ मुझे माफ कर दीजिए। झूठ बोलकर गलत तो किया तूने मुझसे। अगर तू चाहती तो मुझे सब कुछ सच सच बता सकती थी, पर तुझे मुझ पर यकीन नहीं था ना। पर कोई बात नहीं, इस झूठ की सजा भी मिलेगी तुझे। माँ क्या कहूँ माँ, थोड़ा सोच समझ कर जो भी सजा देना। सोच समझ कर दूंगी ये तो कहने वाला कोई नहीं होता। ये मेरी बेटी है तो मैं इसे जैसे मन करेगा वैसे सजा दूंगी। इसे सही राह पर लाना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे मैं रोशनी की माँ हूँ वैसे मैं शिवानी की भी माँ हूँ। और तू अपनी पत्नी की तरफदारी ना कर मुझसे। हाँ नहीं तो ये मेरी बेटी है, मुझे पता है इसके साथ कैसे व्यवहार करना है और कैसे इसको सही रखना है। तू मुझे बस सिखा। क्या माँ, आप मुझे अभी भी अपनी बेटी कह रही हैं? माँ आपने मुझे माफ कर दिया क्या? माँ बस मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, बस मैं थोड़ा स्वार्थी हो गई थी, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये झूठ बोला, मुझे माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसा ना कहती तो मुझे इतनी अच्छी बहू कैसे मिलती। और देख मैंने भी भगवान से कह दिया था ना कि मुझे बिना दान दहेज वाली लड़की चाहिए, तो भगवान ने भी मेरी झोली में तुझ जैसी गुणवान लड़की दे दी। अब तेरे पास रुपए पैसे भी हैं तो ये भगवान की देनी है तुझे बेटा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। ये तो भगवान ने तुझे दिया है और मैं भगवान के फैसले को मानती हूँ। मैंने उनसे एक गुणवान लड़की मांगी थी तो इसलिए भगवान ने मुझे गुणवान लड़की दी। और ये अलग बात है कि तेरे पास रुपए पैसे हैं तो वो भगवान ने तुझे दिए हैं बेटा, इसमें कोई दुख करने वाली बात नहीं है। और जहाँ तक रह गई बात तेरे झूठ की, हाँ मुझे थोड़ा दुख हुआ कि तूने मुझसे झूठ बोला, पर मैं तेरी स्थिति परिस्थिति समझती हूँ बेटा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तूने एक परिवार में खुशियाँ दी, तूने अपनी नंद का इतने अच्छे से शादी करवाई, इतना उसका ख्याल रखा, इतना मेरा ख्याल रखा, तो इसलिए मैंने तुझे माफ किया उस झूठ के लिए। और हाँ एक बात और बेटा, बेटा तो इसका पैसा इसको वापस कर देगा, ये तेरी माँ की आज्ञा है, तुझे इसका पैसा इसे लौटाना होगा। अरे नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं, आपने मुझे अपनी बेटी कहा है ना, तो क्या एक बेटी अपनी माँ के ऊपर और अपनी बहन के ऊपर कुछ खर्च नहीं कर सकती? ये तो मेरा अधिकार हुआ ना, आप ये अधिकार मुझसे क्यों छीन रही हो? ये तुम्हारा अधिकार है, पर मेरा भी इस घर के प्रति कुछ फर्ज है, और तुम्हारे प्रति भी। तुम मेरी पत्नी हो और इस घर की लक्ष्मी भी हो, तो रुपए पैसे का सारा हिसाब रखने का अधिकार भी तुम्हारा है। जैसे मैं हर महीने अपनी कमाई लाकर अपनी माँ के हाथ पे रखता हूँ ना, फिर माँ तुम्हें देती है। इसी तरह से जब पैसे तुम्हारे पास थे तभी तो तुमने माँ के ऑपरेशन में खर्चा किए, तो इसलिए तुम्हारे पास पैसे रहना तो जरूरी है ना, जिससे जब भी हमें जरूरत पड़ी तो तुम इस घर की लक्ष्मी बनकर हमारे घर की मुसीबत को दूर कर सको। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं तुम्हें
तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा, जरूर लौटाऊंगा। ये मेरी माँ का आदेश भी है और मेरा भी मन है ये। ओह मम्मी जी, मैं वाकई में कितनी भाग्यशाली हूँ। मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतनी अच्छी माँ मिली है, इतने अच्छे पति मिले हैं और बहन जैसी नंद मिली है। भगवान, मैं आज आपका जितना भी शुक्रिया करूँ उतना कम है। जब भगवान ने मुझसे मेरे माँ पापा छीने थे तो मैं बहुत दुखी हुई थी, मैंने उन्हें बहुत कोसा था, पर आज मैं उन्हें उतनी ही दुआएं दे रही हूँ। हे भगवान, आप बहुत ही अच्छे हैं। आपने मुझसे जो छीना उसे आपने मुझे दुगना करके लौटाया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका। हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमको ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिएगा और ऐसे ही वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।